अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश सरकार का एक फरमान आया है कि जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल और खान पान की जगह हैं वहाँ का प्रॉपर मुआयना किया जाएगा, जांच की जाएगी और वहाँ के मालिकानों को अपना नाम, कर्मचारियों के नाम, मैनेजर के नाम देने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, उसके बाद पहली बार सरकार का ये आदेश आया है और शायद इसमें FSDA कानून में कुछ तब्दीली लाने की भी तैयारी चल रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से हमले हुए हैं और सरकार ने इसके जायज़ वजहें बताई हैं कि ये ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, फिर हम एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज एक नया फरमान जारी किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट या खाने पीने के जितने भी जगह हैं वहाँ पर सबसे पहले मालिक का नाम, मैनेजर का नाम, कर्मचारियों का नाम, उनका वेरिफिकेशन, जहाँ पर किचन होगा उस किचन पे CCTV और जहाँ पर ग्राहक खाएंगे वहाँ भी CCTV होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किसी भी प्रकार की मिलावट पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ऐलान भी किया गया है। असल में पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें वीडियो के जरिए या वायरल हुई जिनमें दिखाया गया कि अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र, तमाम चीज़ें मिलाकर लोगों को खिलाई गई और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुए और समाज में इसको लेकर लोगों में बड़ा ही अविश्वास का और अनरेस्ट माहौल हुआ। वैसे कई वीडियोज़ हो सकता है आप लोगों ने भी देखे हों। इस मुद्दे ने देशव्यापी एक बहस छेड़ दी कि आखिर इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए कि जो लोग थूक देते हैं या उसमें अपशिष्ट मानव मल डाल देते हैं, ये किस प्रकार की टेंडेंसी है। बहनों भाइयों, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये बेहद घिनौना, घटिया, बेगैरत काम है। ये मानवता के खिलाफ है कि किसी के साथ इस तरह का कुछ मिलाकर किसी को खिलाया जाए। इससे ज़्यादा नीच काम कोई नहीं हो सकता जो भी कर रहा हो। तो इसे रोका कैसे जाए? रोके जाने के तरीके क्या हैं? क्या हम इस निगरानी की वजह से रोक लेंगे? संभव नहीं है भाई साहब। कारण है उसका, जिन ठेलों में जूस बिक रहे हैं, जिन जगहों पर बिक रहा है, जहाँ पर भी इस तरह के खुले में खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं, रोकेंगे कैसे आप? एक दो नहीं, आप लखनऊ की किसी भी सड़क पे चले जाएं, इलाहाबाद की किसी सड़क पे चले जाएं, वाराणसी में कहीं भी चले जाएं, आपको किसी एक बाज़ार में बेशुमार खाने पीने की स्टॉल्स और स्ट्रीट फूड मार्केट आपको मिलेंगी। इनको रोकना लगभग असंभव है। हाँ, चिन्हित हो जाएं, कुछ पकड़े जाएं, कंप्लेन हो, उन पर कार्रवाई हो, एक अलग विषय, पर इनको एक साथ रेगुलेट करना नामुमकिन सा काम है। मिसाल के तौर पर लखनऊ में आप सब सुने होंगे चटोरी गली नई लगी है। ज़रा आप जाएं वहाँ पर और देखें, दुनिया का हर तरह का खाना आपको मिलेगा। शायद इटली में आपको ऐसा खाना न मिले या थाईलैंड में वैसा थाई फूड ना मिले जो आपको चटोरी गली में मिलता है। मैं कोई उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो गया भी नहीं वहाँ तक, लेकिन नावेद सिको आज मुझे बता रहे थे कि वो काफ़ी जाते हैं और वहाँ पर खाते पीते हैं, तो अपने अनुभवों में मुझसे साझा कर रहे थे। आज डिबेट में भी हैं वो। अब आप उन्हें कैसे रोकिएगा? वो 4 घंटे का धंधा होता है और असंख्य दुकानें लगती हैं, भयंकर भीड़ होती है और हर शहर में आपको इस तरह की स्ट्रीट फूड मार्केट मिलेगी। आप कैसे रोकोगे? पार्कों किनारे लगे ठेलों में या जो बेकरियों में ब्रेड्स और बाकी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट कैसे करोगे? इसका एक प्रॉपर सबसे बात करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तब इसके बारे में एक नियम बनाने की आवश्यकता है। जब हम इसमें व्यापारियों को सम्मिलित करें, स्टेक होल्डर्स को ले आएँ, ग्राहकों को ले आएँ, एक अवेयरनेस कैंपेन चले, हम बताएं कि ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत गंदा काम कर रहे हैं, ये बहुत ही नीच हरकत है। अगर किसी को अपशिष्ट मिलाकर, मैला मिलाकर कुछ आप खिला रहे हैं, इससे ज़्यादा तो ऐसे लोगों को दोज़ख मिलेगी, नरक मिलेगा। जहन्नुम की आग में जलेंगे जो लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं, किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब, किसी जाति के हों, जहन्नुम की आग में जलेंगे, नरक में जाएंगे वो। अगर किसी को आप इस तरह की चीज़ खिलाते हैं तो यह असभ्यता है, मानवता के खिलाफ है, घटिया हरकत है। जो भी आप इसे कह सकें, इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, क्या इसकी आड़ में सारे दुकानों पर सबके नाम उजागर होंगे?
अब मिसाल के तौर पर मैं कहना नहीं चाहता, बट एक बात मेरे मन में है तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर किसी दुकान के नाम में अगर वाल्मीकि लिखा होगा तो क्या हमारा समाज अभी इतना उन्नत है? सामाजिक रूप से क्या अभी हम इतने जागृत हुए हैं कि हम वाल्मीकि समाज के लोगों को या दूसरी कम्युनिटी के लोगों को उस प्रकार का सामाजिक सम्मान दें? वाल्मीकि नाम लिखा देखेगा कोई जाएगा नहीं खाने, अधिकांश लोग नहीं जाएंगे। हो सकता है कि मॉरली कहने के लिए लोग कहने नहीं हम तो जाएंगे, पर एक्चुअली बहनों भाइयों प्रैक्टिकली थोड़ा ये होता नहीं है। हम मेरी चिंता इस बात की है कि इस सामाजिक भेदभाव से कैसे निपटिएगा। आप जब जाएंगे चटोरी गली तो मुझे आज नावेद बता रहे थे कि वहाँ बहुत से लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं या समाज के निचले पायदान से हैं, जो किसी तरह गांव से आए या अपना छोटा मोटा काम धाम कर रहे हैं। अगर वो आइडेंटिफाई किए गए तो उन आइडेंटिफिकेशन से कहीं उनका रोजगार तो प्रभावित नहीं होता। हमें इसकी भी चिंता करनी चाहिए और उसकी भी चिंता करनी चाहिए जो अपशिष्ट मिलाया जा रहा है। तो इसका सबके साथ मिलकर बैठकर एक तरीका खोजा जाना चाहिए, तब इस पर कुछ कड़े नियम सख्त लागू किए जाने चाहिए। बहनों भाइयों, मिलावट किसी भी समाज के लिए कलंक है। फूड एडल्ट्रेशन हमारे देश में भरा पड़ा हुआ है। आप कुछ भी खाने जाएं सब में मिलावट। भगवान के प्रसाद में कुछ घटिया लोगों ने मिलावट कर ली, इससे ज़्यादा घटिया नीच हरकत क्या होगी? उनको तो जहन्नुम के आगे भी कुछ है तो वो मिलना चाहिए, वो भी हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। तो हमको एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर, अपने एक जो बाज़ार का माहौल है उसको देखकर और ख़ुद एक व्यक्ति, एक सरकार, एक समाज के रूप में इसके बारे में चिंतन, अध्ययन, मनन करना चाहिए, तब इस पर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। खाद्य पदार्थ में, मंदिर के प्रसाद में किसी तरह की मिलावट करने का किसी को सरकार छूट नहीं देगी। सारी दुकानों की जांच होगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, हाथों में ग्लव्स होंगे। सीसीटीवी कैमरों में कम से कम ऐसी जो बातें तभी सामने आ रही हैं, और किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान छिपाने से क्या फायदा है? खान पान की चीज़ों की तो उसकी लगातार आप जांच कराइए। अब जो रेहड़ी ठेला खुमचे वाले उनको परेशान करना, मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से केवल लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना उसका काम होगा। नाम लिखवाने से कुछ नहीं होने वाला। दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक, इनकी बिक्री कम हो जाए, दुकानें बंद हो जाएं, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, सामाजिक परिवेश में आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और विशेष तौर पर हमने डॉक्टर फर्रुख खान को आज आमंत्रित किया हुआ है। देश के बहुत ही जाने माने अधिवक्ता हैं, उनसे इसके कानूनी मसले पर भी बात करेंगे। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और नावेद चिको जाने माने पत्रकार, और थोड़ी देर में वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। वाजपेयी जी, पहले कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं और मैं जानना चाहता हूं कि ये फैसला फिर वापस निकाल कर ठंडे बस्ते से आप क्यों निकाल रहे हैं और इसको लागू करने के पीछे आपका मकसद क्या है? देखिए, मकसद वही है जो चर्चाओं पे रहता है, लगातार मीडिया दिखाती है, तमाम अन्य सोशल साइट्स पे दिखता है। तो लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि खाने पीने के एक मानक होने चाहिए, उस जगह के मानक होने चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े होटलों में होता है, शेफ भी अपना नाम लिखे रहता है और जो वेटर भी है वो भी अपना नाम लिखे रहता है। मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह से तमाम जो चीज़ें सरकार ने रखी हैं कि सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, उन होटल में मानक होना चाहिए, इसको एक परंपरा के रूप में शुरू होना चाहिए। और ये भी साथ में कहा गया, अगर जहां इस तरह के कानून नहीं, उनके कानूनों में बदलाव करना चाहिए, व्यावहारिकता का ध्यान रखना चाहिए और व्यावहारिकता के हिसाब से हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग इस तरह के, जो भी बात आप कह रहे थे कि मानव मल या अपशिष्ट मिलाते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और खाने पीने की चीज़ों में भी जो मिलावट है
उसके लिए भी खाद्य एवं औषध विभाग को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है ये जरूरी है। जो बात अभी आप कह रहे थे मानवता के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, और उसी दिशा में सरकार की तरफ से उठाया हुआ ये एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है इसको तमाम लोग तमाम नजरिए से देखते हैं। इसको ये माने कि सरकार उस कानून का पालन कराना चाहती है और खाने पीने और खाद्य पदार्थों में लोगों के द्वारा मिलावट या खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ाई करना चाहती है। इसके अतिरिक्त इसका और कोई अर्थ मुझे लगता है समाज को नहीं निकालना चाहिए। जो लोग इसका अनेक अर्थ निकाल रहे हैं वो इस कानून पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे समाज में कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे, पर हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, छुआछूत ये एग्जिस्ट करता है, ये मौजूद है समाज में। इसका शिकार वो लोग होंगे वाजपेयी जी जो बहुत ही निचली पायदान में समाज के आते हैं। उनको आप कैसे, उनके लिए, उनके धंधे पर, उनके रोजगार पर जो परेशानी होगी उसके बारे में भी आपने सोचा या नहीं? देखिए, जाति और धर्म के चश्मे से इस कानून को नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग आप जानते हैं नाम लगाते हैं, आगे सरनेम नहीं लगाते। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नाम की पट्टी लगी है सरनेम नहीं, अधिकारी से लेकर और कर्मचारी तक, होटल के वेटर से लेकर और तमाम संस्थानों तक जहां नेम प्लेट लगाना जरूरी है, एयर होस्टेस से लेकर सब नाम लगाते हैं अपना, उसके आगे सरनेम नहीं लिखते। मुझे लगता है जाति की बात तो यहां खत्म होती है और धर्म की बात तो आदमी के वेशभूषा तमाम से चरित्र से पता लगती है। मुझे लगता है ये कतई नहीं है, इसके पीछे ये सोच ही गलत है। मुझे लगता है शादी बारातों में जो वेटर की संख्या अचानक बड़ी बड़ी पार्टी में 1000 बुलाई जाती है, सभी वर्गों के होते हैं और लोग मानते हैं कि ये तमाम वर्गों से आए लोग हैं जो आज इस शादी में वेटर का काम कर रहे हैं। ये उस सारे समाज से आए हुए लोग होंगे। इसमें सारे ब्राह्मण नहीं होंगे, सारे क्षत्रिय नहीं होंगे, सारे वैश्य नहीं होंगे, सारे पिछड़े नहीं होंगे, सारे दलित नहीं होंगे, सारे मुसलमान नहीं होंगे, और लोग स्वीकारते हैं उसको। आप क्या चाहते हैं कि शादियों में भी जो लोग जाएं सारे वेटर अपना नाम और जाति भी लिखें या ना लिखें? नहीं, मैंने आपके छुआछूत वाली बात पे बताया है कि जो छुआछूत है लोगों को मालूम है। जब हम बाहर निकल के खा रहे हैं तो बनाने वाला किसी जात का हो सकता है, खाने वाला किसी जात, बनाने वाला किसी धर्म का हो सकता है, खाने वाला किसी धर्म का हो सकता है। जहां मानक है, जैसे हमारा मुस्लिम समाज है वो नहीं झटके का मीट खाता है, वो हलाल का ही खाता है, तो वो उन्हीं दुकानों पे जाकर खरीदता है जहां हलाल का मीट मिलता है। तो ये अपने अपने मानक है, इसका कोई बुरा भी नहीं मानता। नहीं, ठीक बात है। मुसलमानों के प्रति आपकी इस हमदर्दी को देखकर लगा कि नहीं आप काफी चिंतित हैं उनके लिए। हिंदू समाज ऐसा नहीं है, वो झटके का भी खा लेता है, हलाल का भी खा लेता है। अच्छा, हिंदू खाता है? नहीं, क्यों नहीं खाता है साहब? मीट अगर नहीं खाता है तो बिकता कैसे? नहीं, हिंदू क्यों नहीं खाएगा? मैं नहीं खाता, मुझे अचरज हुआ ना, बाजार में बिक रही है तो लोग दोनों खाता है। तो हिंदू तो गजब है, वो दोनों जगह खा रहा है, झटका भी खा रहा है, हलाल भी खा रहा है। वो ये पूछता नहीं है कि ये झटके का है कि हलाल का, वो ये पूछता नहीं है झटके का है कि हलाल का, वो खाता है, बहुत भेदभाव नहीं करता। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपके मित्र सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपकी पार्टी इस निर्णय का विरोध क्यों कर रही है? ये तो बेहतर बात है कि मिलावटी चीज़ें बंद हों और अगर नाम का उल्लेख होगा तो लोगों को क्लैरिटी होगी कि किसके हाथ का परोसा और किसके हाथ का बना खा रहे हैं। आपको एतराज किस बात का है सर? नहीं, इसी बात का एतराज है कि किसने बनाया है और किसके हाथ में परोसा और कौन खा रहा है। अगर इसी में भेदभाव हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि अब हम जांच कराएंगे, ठीक है, कुछ बातें उसमें अच्छी भी हैं, अच्छी हैं कि जो होटल हैं, बड़े होटल हैं या ढाबे हैं जहां सीसीटीवी कैमरे लग सकते हैं, जो ग्लव्स पहन सकते हैं, जो मास्क लगा सकते हैं, वो लगाएं। लेकिन अब आप ठेले वाले से उम्मीद करें, आप कुलचे वाले से उम्मीद करें कि इस तरीके के वो कर सकते हैं, और फिर आवाज मेरी बार बार मुझे नहीं, मैं ठीक कर रहा हूं, आप कंटिन्यू रहे, आप बोले सर। मैं ठीक कर रहा हूं। जो मिलावट को लेकर के जो आपने भी शुरुआती दौर में कहा कि जो लोगों का वीडियो जिस तरीके से आया है या आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, बालाजी के मंदिर में मिलावट का है या दूसरी जगह मिलावट का है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं। मैं चाहता हूं ब्रजेश जी, एक सख्त कानून बने और मिलावट पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे। वो किसी चीज में मिलावट हो, तेल में मिलावट हो, दूध में मिलावट हो, घी में मिलावट हो, खाने में मिलावट हो, किसी भी चीज में,
और जिस तरीके की सब्जियां और मिलावट का हम आप खा रहे हैं, हमारा आपका समाज खा रहा है, इसीलिए बड़ी संख्या में ऐसी ऐसी बीमारियां आई हैं, कैंसर जैसी और भी बहुत बीमारियां हैं। एक और ये जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक हम आप तो इसको ये रोक एक नहीं सख्त सकते। कानून बनाने जा रही है सरकार, आप सहमत हैं, बन जाए? नहीं, ये सख्त कानून नहीं है। इसमें तो जाति ढूंढ रहे हैं, धर्म ढूंढ रहे हैं, नाम ढूंढ रहे हैं, उसमें स्वच्छता नहीं ढूंढ रहे हैं, पवित्रता नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो नाम ढूंढ रहे हैं। जब से 2024 से लोकसभा का अब जैसे ये पता नहीं चल रहा आपका नाम मुख्यमंत्री सुनील जी- साजन है, तो आप किस कम्युनिटी के हैं ये पता नहीं चल रहा। अब साजन ठीक के आगे बात है। कुछ लगे तो पता चले। नहीं, सवाल इस बात का नहीं, सवाल मैं ये कह रहा हूं कि इसमें राजनीति है जी, इसमें नाम केवल खोजे जा रहे हैं, और नाम में भी जाति और धर्म खोजा जाएगा। अगर स्वच्छता खोजी जा रही है, पिछले आप 7.5 साल से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, 5 साल पूरे कर लिए और लगभग 2.5 साल ये पूरे कर लिए। एक पूरा विभाग है जो चेक करता है, वो कहीं से सैंपल लेकर के चेक कर सकता है। आप सख्ती करिए ना इंस्पेक्टर पे, जो ढाबे हैं उनसे सैंपल लाए और चेक करें, अगर मिलावट का है उसको जेल भेज दे। नेम प्लेट लगाओ, नाम लगाओ। सर्वोच्च न्यायालय ने डांटा उसके बावजूद भी, क्योंकि जब 24 में आप हार गए तो आप क्यों हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, धर्म पे जाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों धर्म पे एक तरफ पिछड़े और दलितों को हिंदू नहीं मान रहे। अगर हिंदू मान रहे हैं तो फिर आप उनका आरक्षण कैसे छीन रहे हैं? तो ये जो भेदभाव है, थैंक मुझे यू लगता सर। है कि आपको जो लगता है कि ये विदाई की भेदभाव है? तैयारी दिल्ली वाले कर रहे हैं, दिल्ली वाले विदाई की तैयारी कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ। थैंक यू सर, शुक्रिया। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। विदाई की तैयारी से डरे। थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपको पुनः मौका दूंगा अपनी बात रखने का। प्रदीप सिंह यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपको क्या परेशानी है अगर ये कठोर कानून लागू हो जाए तो? निश्चित तौर पर इस प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई समस्या नहीं है हो सकती, लेकिन आपकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए कि आप मिलावट के खिलाफ हैं या फिर आपकी मंशा कुछ और है। हमें पूछना चाहते हैं कि अब मेडिकल कॉलेज में बलरामपुर में जो राशन मरीजों को मिलता है, आपका ध्यान कभी गया कि उसमें मिलावट है या नहीं है? इस पर आपका ध्यान कभी गया? जेल में जो बंदी का जिन पर आरोप निराधार आरोप है और वो बंद हैं, वहां पर उनके भोजन में मिलावट है या नहीं, इस पर आपका कभी ध्यान गया क्या? और जो हम जेल आपको याद है रही भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। उनका भी मानव अधिकार है, उनका भी मानव अधिकार है। निश्चित तौर पर उनके जेल के जो मैनुअल है उस हिसाब से उनका भोजन होना चाहिए। एक वकील जब प्रवक्ता बनता है तो वो पहले अपने क्लाइंट की चिंता करता है। आप बोलिए प्लीज। निश्चित तौर पर आप चूंकि एडवोकेट हैं तो आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं। आप बोलिए प्लीज। निश्चित तौर पर जब आप कहते हैं अब बाबर नाम का व्यक्ति अगर दाल परोसेगा, उसमें बेईमानी हो रही है, उसमें मिलावट है या नहीं, ये तय होगा। कौन परोसेगा? बाबर नाम का व्यक्ति अगर दाल परोसेगा और उसमें मिलावट है या नहीं, ये तय हुआ होगा, या कि दाल में मिलावट है, इस पर जो दाल जहां से आ रही है उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अगर सरकार मिलावटखोरी को रोकना चाहती है प्रदीप जी, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। बिल्कुल, ये तो सोसाइटी के लिए अच्छी है, बिल्कुल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, हम कहते हैं मनसा स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ तो ऑपरेशन मजनू भी चला था, यहाँ तो ऑपरेशन मजनू भी चला था। ऑपरेशन स्लॉटर हाउस 6 महीने बाद ऑपरेशन मजनू के वो अधिकारी कहाँ चले गए आज तक पता नहीं है। ऑपरेशन स्लॉटर हाउस चला था, आप उसके बाद 3 महीने के बाद आपने वो सारे स्लॉटर हाउस आज लखनऊ में खुलवा दिए और बताया कि अब ये अवैध और वैध के बीच में उनको फंसा दिया। तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि आपकी मंशा क्या है। आपकी मंशा 3 है। एक, मिलावटी चीज न खाने दें, एक निगरानी बढ़े, तीसरा नाम बताओ। नहीं, मंशा सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट है कि जो आपका जातीय आंकड़ा है, जिस तरीके से जब विपक्ष और पूरा देश आपसे जातीय जनगणना की बात कर रहा है, यहीं कहीं न कहीं आपके मन में वो पीड़ा है, वो पीड़ा निकलकर बाहर आ रही है। आपको निश्चित तौर पर कहीं जात के आधार पर समाज का बंटवारा करना चाहते हैं और ये सोच स्पष्ट रूप में सामने निकल। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर फर्रुख खान को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मौजूदा नियमों में इस बात का प्रावधान है सरकार के पास कि वो प्रोपराइटर को उसका नाम, मैनेजर का नाम, कर्मचारियों का नाम का उल्लेख रेस्टोरेंट, ढाबे या खान पान के जगहों पर किया जाए? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस पर रोक लगाई थी, ये आदेश से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई वायलेशन तो नहीं है? और क्या FSDA में इस बारात का नियमों का या GST में प्रावधान है कि नाम बताना ज़रूरी है?
जी बहुत धन्यवाद ब्रजेश भाई। इसके दो तीन पहलू हैं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं तो मैं राजनीतिक पहलू पे तो कोई परिचर्चा नहीं कर सकता। कानूनी जो इसके पहलू हैं वो ये है कि जो गवर्नमेंट की इंटेंशन दिख रही है बाहर से कि ये वो हाइजीन को मेंटेन करना, फूड एडल्ट्रेशन को रोकने की, ये तो बहुत वेलकमिंग स्टेप है, इस पे कोई विरोध नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। अब आती है जो सारा जो बोन ऑफ कंटेंशन होगा, जो मैं आपके और लोगों की बात सुन रहा था, वो मैं समझ रहा था नाम के ऊपर, क्योंकि उसके पीछे एक हिस्ट्री है। कांवड़ यात्रा के वक्त जो मुजफ्फरनगर में हुआ वो मैटर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में वो ऑर्डर स्टे हुआ, वो मैटर अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट पर, अभी स्टे ऑपरेटिव है, तो लोग उससे उसको जोड़ रहे हैं। अब ये सही जोड़ रहे हैं या गलत जोड़ रहे हैं, ये हम लोगों के, हर आदमी के अपने विजडम, अपने विवेक का मामला है, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूंगा। मेरा इसमें दूसरा मत है जहां तक नाम का इशू है। नाम से इशू में आपने जो अपने ओपनिंग कमेंट में बोला, इसकी बात सिर्फ माइनॉरिटीज की या और लोगों की नहीं, बात इसमें ये भी है, आपने बोला कि भाई बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जिनके विद ऑल माई ग्रेट रिस्पेक्ट शायद उनसे लोग खाना न खाना चाहें या उनके हाथ से न चाहें, वो नाम देख के कहीं भेदभाव हो, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी इस देश में बचा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि खत्म हो जाए आने वाले वक्त में, पर आज है, तो हमें ग्राउंड रियलिटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को FSI एक्ट में ये अथॉरिटी है कि वो रेगुलेट कर सकती है इंडस्ट्री को। तो मान लीजिए मैं कोई रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ या कोई ढाबा खोलने जा रहा हूँ, तो मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करूं, उसमें मैं अपने लोगों का नाम डाल दूं कि भाई मेरे ये वेटर है, मेरे ये शेफ है, मेरे ये मैनेजर हैं। गवर्नमेंट ने उसको, अगर गवर्नमेंट उसका डेटा वेरिफिकेशन करना चाहती है वो कर ले, और उसके बाद उस पर लाइसेंस दे दे, तो गवर्नमेंट के पास तो नाम है, वो पब्लिकली विजिबल नाम नहीं रहेगा। और उस पर एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, आप जानते हैं ब्रजेश भाई कि छोटे रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में, या इवन जो बिग साइज भी है या मिडिल साइज भी है, इसमें वेरिएशन, आज एक कारीगर है, कल दूसरा कारीगर है, परसों तीसरा कारीगर है। तो गवर्नमेंट अगर वाकई में इंटेंशन ये है कि उसको रेगुलेट करना है, मेरे को शायद, मुझे आवाज दोबारा आ रही है? हाँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करना चाहती है कि वहां पे हाइजीन की बात हो, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकमिंग एफर्ट है। CCTV हो, बिल्कुल अच्छी बात है, और उसमें उनको प्रिजर्व करना है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे जहां तक मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो ये रेहड़ी पटरी वालों पे अभी शायद ये लागू नहीं है, वरना ऑफ कोर्स वो CCTV कहाँ, जो लोग 2 वक्त की रोजी इकट्ठी नहीं कर पाते, वो CCTV कहाँ से लगा पाएंगे? लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, शायद ये CCTV वाला जो है और ये सारे एंगल उन लोगों पे नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट, जैसे आप, लेकिन डॉक्टर खान, इससे तो पूरा पर्पज ही डिरेल होगा। अगर हमने रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट फूड वालों पर निगरानी या CCTV या इस तरह का सर्विलांस सरकार ने नहीं रखा, तब तो पूरा मकसद ही डिरेल होगा, क्योंकि अधिकतर जो फूड एडल्ट्रेशन है, अपशिष्ट मिलाने की जो भी मामले सामने आए, किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं आए, ऐसे ही स्ट्रीट फूड वेंडर्स के यहाँ आए जो वीडियोज़ वायरल हुए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ब्रिजेश भाई। मैं आपके शहर का एक वाकया मुझे बड़े का भी याद हो रहा है, शायद मैंने आपकी न्यूज में देखा था कि एक बड़ा 5 स्टार होटल में नाम नहीं लूंगा, वहां पे वो एक्सपायर प्रोडक्ट चला रहा था। हाँ, और एक साहब की तबीयत खराब हो गई, वो मुकदमा हो गया। तो ब्रजेश भाई, ये बीमारी बड़ों में भी और छोटों में, ये बड़ों की दब जाती है, छोटों की दिख जाती है। विद ऑल माई ग्रेट रिस्पेक्ट, अगर आप गाजीपुर मंडी जाएंगे यहाँ दिल्ली में, तो वहां पे वो जो मीट वाली शॉप्स हैं, वहां पे मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बताया कि वहाँ डिमांड है कि भाई मुझे सस्ता गोश्त चाहिए, सड़ी हुई सब्जी चाहिए, आप भले मरे हुए जानवर की दे दो। तो वो करते क्या है कि अच्छे में बुरा मिला देते हैं ताकि अच्छा ज्यादा हो, बुरा कम हो। लेकिन करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फेलियर है। कानून बिल्कुल भी अपंग नहीं है। जिस दिन, माफ कीजिएगा, लेकिन जिस दिन ऑफिसर अपनी काम जिम्मेदारी से शुरू कर देंगे, ये एडल्ट्रेशन अगले दिन क्या, अगले घंटे रुक जाएगा। लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद है, कास्ट है, ऑब्लिगेशन की, वो जाके चेक करें। वो चेक करते कितने, माफ कीजिएगा, क्या आप लोगों ने और हम लोगों ने केसेस नहीं देखे कि ब्राइबरी के केसेस पकड़े गए? वो जो लोग इंस्पेक्शन करने के लिए, जिनको गवर्नमेंट सैलरी देती है टैक्स पेयर्स की मनी से, वो कितना इंस्पेक्शन करते हैं? नहीं, आज मुझे दोपहर में 2 मामले सुनील साजन बता रहे थे। एक बुलंदशहर में ये बता रहे थे कि हजारों लीटर सिंथेटिक दूध पकड़ा गया था, यूरिया मिला हुआ, तमाम और घातक केमिकल मिला हुआ। उस मामले में भी पकड़ा गया, तब तो मीडिया में आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ में ही एक गोमती नगर में नीलकंठ स्वीट्स है, उसके यहाँ एक जज गए थे खाना खाने, उसमें छिपकली मरी हुई मिली थी। जज साहब ने मुकदमा कराया, जज को इंसाफ नहीं मिला। सुनील जी बता रहे थे। मैं आपको
मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूं ब्रजेश भाई। मैंने कुछ साल विदेशों में लॉ फर्म से नौकरी की है। एक कतर में पेट्रा करके बहुत बड़ी चेन है जो कि सैंडविच और फास्ट फूड बेचती है। मुझे याद है 2008 या 2009 की बात है। उनके एक आउटलेट में एक खाने में कॉकरोच मिल गया था। गवर्नमेंट ने उसी वक्त उनके उस वक्त 28 या 29 चेन थे बंद कर दिए थे उसी वक्त। और जब उनकी पूरी ऑडिट कराई, सारी चीजें की, तब उनको ले जाके दोबारा उनसे बहुत सारी अंडरटेकिंग ली, तो फिर जाके उनका खुलना शुरू हुआ। आप ब्रजेश भाई एक बात समझिएगा, हिंदुस्तान से चीजें एक्सपोर्ट होके, मैं बहुत दूर नहीं जाता, गल्फ जाता हूँ, सारी चीजें जाती हैं वहां। हमारी पैदा की हुई चीजें प्योर जाती हैं, हमें हमारे देश की चीजें एडल्टर्ड मिलती है। किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या सरकार को हम तो क्यों अभी वो जिम्मेदारी पूरा करने आए हैं, तब ये लोग वाल्मीकि, पटेल, मौर्य, मुसलमान ये खोज रहे हैं। ये भी एक बड़ी राजनीतिक समस्या है डॉक्टर खान। आप चूंकि एडवोकेट हैं, मैं अब आपसे क्या ये बात कहूं, ये भी एक समस्या तो है ना ब्रजेश भाई, ऐसा नहीं है। देखिए बैलेंस करना पड़ेगा। आप ही ने बात कही और भी लोगों ने बोली, अगर मान लीजिए मेरा नाम, मैं हरिजन हूं और मेरे नाम क्या है, राम लिखा हुआ है, और शायद या कोई और कास्ट में, मैं शेड्यूल ट्राइब हूं, शायद कोई आया ऐसा, उसको पता ना हो आइडेंटिटी, वो भूखा हो, वो खाना खाए और चला जाए, पर उससे देखा मेरा राम है, उसने कहा कोई बात नहीं, बिना खाना खाए तो मर नहीं जाऊंगा। मैं कहीं ये एक समस्या तो है ही, डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन अगर सरकार कुछ बेहतर भी करने आती है तो अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ आदेश को आया कि विपक्ष लाठी लेके भाग गया डिबेट में कि नहीं रोको। विपक्ष का मामला क्या तो करे सरकार कि जो सरकार जो करेगी, विपक्ष का, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि ये परंपरा भी है और उनका दायित्व भी है कि उन्हें अपोज। ऑलराइट सर, प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। नावेद शिको जाने माने पत्रकार हैं और आज ही मुझे चटोरी गली के एक्सपीरियंस बता रहे थे अपने। बहुत शुक्रिया आपका नावेद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे बताइए, ये तो इस पहल को जो सरकार ने आज शुरू करने की बात कही है और नए इंस्ट्रक्शंस चीफ मिनिस्टर ने इशू किए हैं, इसको लेकर आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं और आपकी क्या धारणा है? क्या सही मकसद है? नहीं, बिल्कुल स्वागत है इसका। और मुझे लगता है कि कोई भी जागरूक सरकार मिलावट के खिलाफ निर्देश देगी, सख्त होगी, और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। आज की तारीख में आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक मंदिर में प्रसाद, लड्डू के प्रसाद में मांसाहार मिला, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, लोगों ने सवाल उठाए, लोगों को क्रोध आया, और सवाल तो सरकार के सामने ही आया ना। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई गलत काम होता है तो सरकार के सामने आता है। सरकार सो रही थी, इतने बड़े मंदिर में प्रसाद में आस्था के साथ इतनी बड़ी चोट हुई, पूरे देश को गुस्सा आया। तो सरकार के पास ही, आपने बताया कुछ वीडियो ऐसे चल रहे हैं जिसमें मल मूत्र डाल के लोगों को खिलाया, कितनी घृणित चीज है। इसको लेकर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सख्त हो, और अगर सरकार का कोई फैसला सख्त आता है तो इसका मतलब हमारे हित में है। भाई मिलावट तो जहर है ना। तो आप इसमें जाति क्यों खोज रहे हैं विपक्ष वाले? नहीं, देखिए इसमें देखिए 2 चीजें हैं। मिलावट के खिलाफ सख्त हिदायत दी है योगी सरकार ने, ये अच्छी बात है। उसका एक छोटा सा पार्ट है कि कोई दुकानदार, कोई सेल्समैन अगर नेम प्लेट लगा दे तो मुझे नहीं लगता है कि इसको धर्म और जाति में बांटना चाहिए। दुनिया कहां पहुंच चुकी है। आप वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, संतोष कुमार लिखता है तो हम क्या जानेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको संतोष कुमार की पूरी खाने में इतराज है वो भाड़ में जाए। जिस मुसलमान को ये लगता है कि हम वाजपेयी की पूरी नहीं खाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो, वो मुसलमान भाड़ में जाए। जिस अपर कास्ट को ये लगता है कि हमें लगता है कि वाल्मीकि का हम खाना नहीं खाएंगे, वो भाड़ में जाए। प्रकाश की कुल्फी नहीं खाएंगे, ऐसी की तैसी। आप अगर ये सोचोगे और नाम डिस्प्ले होने में आप इस बिंदु पे सोचोगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत पिछड़ जाएंगे। ऐसी चीजें अब खत्म होना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। मुख्य बात यह है कि सख्त होना चाहिए, क्योंकि मिलावट जहर है। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। मैंने 10 साल पहले की स्टोरी की थी। इसी ठाकुरगंज में दुबग्गा के आगे मछली मंडी है, उसके साइड में एक जंगल है। वहां सारे शहर के मरे हुए जानवरों का निस्तारण होता है। कोई भी जानवर, गाय, भैंस, बकरा, कुत्ता, कोई भी मर जाता है तो नगर निगम ने वो एक जगह मुकर्रर की है, वहां सब जानवर जाते हैं। वहां गाय, भैंस, चौपाए, मरे हुए चौपाए की चर्बी निकाल के उसका घी बनाया जाता था। मैंने स्टोरी की। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में मंत्री जी ने भी उसको देख के मेरे साथ, मैं खुद उनके साथ गया और उसमें भी स्टोरी हुई। और जो कबाब पराठे बिकते हैं जगह जगह, गली गली पुरानी लखनऊ में, वो वही चर्बी इस्तेमाल होती थी। उस पर मैंने खबर की। उसके बाद में 4-5 साल के बाद में एक बार फिर दूसरी जगह मैंने ज्वाइन किया। मैंने सोचा कोई कितनी घटिया हरकत। मैं फिर गया वहां पर, फिर वही हो रहा था।
जबकि वो खबर छप चुकी थी। इस तरह की मिलावट हमारे लिए, आपके लिए जहर है, हमें मार डालेगी, हमारी पीढ़ियों को मार देगी। अगर योगी सरकार ने कोई हिदायत दी है, कोई सख्त आदेश दिया है, मुझे लगता है इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। और इस तरह की नियमावली, इस तरह की सख्त हिदायत के साथ नाम और हिंदू और मुसलमान को अगर जोड़ा जा रहा है ना, तो इस एक अच्छे निर्देश को हम कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। एक चीज जरूर है, इतराज इस पर जरूर होना चाहिए कि मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप कैसे ये सब करोगे? आपके पास ना तंत्र है ना कर्मचारी है, आप ट्रैफिक तो सही कर नहीं पा रहे हो, आपके पास विभाग में कर्मचारी नहीं है। हर विभाग में जो रिटायर हो रहा है तो हो रहा है। भाई वीआईपी फंसे तो बताओ, वीआईपी कहीं फंसता है? नहीं, वीआईपी कहीं नहीं फंसता तो है। आम आदमी को धक्के खाने दो सर। नहीं, बात यहां पर धक्के खाने की नहीं है, बात यहां पर है ब्रांड और नॉन ब्रांड। ब्रांड में भी ये कालाबाज, इस तरह की मिलावट चल रही है। आज तक सुनील साजन ने कभी कंप्लेन की ट्रैफिक जाम की? नहीं, ट्रैफिक जाम की कंप्लेन आप करोगे कैसे? आज उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में, किसी पुलिस विभाग में जितनी पुलिस की जरूरत है, उनकी गाड़ी में झंडा भर्ती लगा नहीं है। हो पा रही है। और डॉक्टर फर्रुख खान ने भी आज तक शिकायत नहीं भैया, की। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनकी गाड़ी कहाँ रुक सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारी है। आपकी रुकेगी। फंसते सब हैं, ऐसा नहीं है, फंसते सब हैं। इस प्रदेश की जनता बहुत परेशान है, सरकार चाहती है। बीरेन जी भी आ गए हैं। नहीं, मेन चीज मैं एक चीज बता दूं कि देखिए ऐसा है कि ये जो आदेश है ये पूरा नहीं हो पाएगा। और वाजपेयी जी की गाड़ी तो रोक ही नहीं पाओगे, रोक पाओगे? कोई नहीं रोक सकता। बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई बीरेन जी, ये बताइए कि ये जो नए आदेश निर्देश जारी हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, तो क्या इसके बारे में ओपिनियन निकल कर सामने आ रही है? देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है और इस देश में खाद्य पदार्थों की मिलावट पर रोक होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आज जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हाइजीन के नाम पर, खाने पीने की शुद्धता के नाम पर कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। खिलवाड़ करने वाले सीधा फांसी पे जाएंगे या उनको मौत मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा मामला है और इस चीज़ को लोगों को समझना होगा कि इस प्रदेश में ये चीज़ें ऐसे नहीं चला सकते हैं। ब्रजेश जी, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जब इस देश में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, जानते हैं कि वो 1857 में एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में चर्बी युक्त कारतूस में जो राइफलों में लगता था उसको चलाने से इनकार कर दिया। इस देश में मंगल पांडे उसीलिए फेमस हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों से इस बात का लोहा लिया था। उसमें इस बात की आशंका थी कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी कारतूसों को चमकाने में लगाई जा रही है। तो आप ये देखिए कि जिस पर इतना बड़ा इस देश में विद्रोह हो गया, आज कुंटलों की संख्या में लोग घी, दूध, दही यूज कर रहे हैं और पनीर खा रहे हैं। ये आ कहाँ से रहा है जब इतना उत्पादन नहीं है? 25 रुपया में 2 बाटी घी वाली एनएक्सी के बगल में देता है। अब वो घी कितना असली है? 25 रुपया में 2 बाटी मिल जाएगी आपको। 350 रुपया में देसी घी में पूड़ी छानी जा रही है। 700-800 1000 रुपये से नीचे देसी घी बाजार में शुद्ध कहीं गांव में नहीं मिल सकता। 350-400 रुपये में देसी घी कहाँ से आ जाएगा? तो ये प्रसाद आप मिलावटी खाएंगे, खाना आप मिलावटी खाएंगे, ये तो होगा ही। जिस देश में उत्पादन कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मिलावट तो अभी आएगी। दिवाली अभी लोग कुंटलों कुंटल खाएंगे मिलावट का मीठा। देखिए, इस देश में खाद्य पदार्थों के साथ साथ इंसानी रिश्तों में भी इतनी मिलावट हो चुकी है कि लोग चेहरा देखकर, ताकत देखकर, सरकार देखकर अपनी भाषा को बदल लेते हैं और सच बात को भी सच नहीं कह पाते। लेकिन खाली रेस्टोरेंट पर नाम लिख देने से या किसी रेस्टोरेंट पर शेफ का नाम लिख डिस्प्ले कर देने से ब्रजेश जी ये मिलावट कम नहीं होगी। कानून सख्त करना होगा, तभी ये मिलावट खत्म होगी। वैसे हमारे यहाँ जो अफसर हैं वो कहते हैं कि माल लाओ और माल खपाओ, यानी कि हमारा हिस्सा दे दो
बाकी तुम चाहे जितना पैदा करो, बेचो, चाहे जितने लोगों को जहर खिलाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब तो बाजार में चूहा मार दवा भी ऐसी आती है कि चूहा खाकर नहीं मरता है, इतनी मिलावट जहर में भी हो गई है। तो आप सोचिए कि जब जहर तक में मिलावट करने से लोग नहीं चूक रहे हैं, तो हमको आपको खाने की चीजें कहाँ से मिलेंगी शुद्ध? वैसे ये वाला जो आपने चूहा वाला बताया, ये व्यक्तिगत अनुभव है या काफी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कौन सा चूहा वाला जो आपने बताया? अरे ये प्रदीप पूछ रहे हैं कि ये पूछिए, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्या? देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस तो एनएक्सी के बगल बाटी चोखा बट रहा है ना, 25 रुपया में 2 घी के बाटी जाके खा ले। अब मैं एक तो जहर की बात कर रहा हूँ, इंसान भी धोखा खा रहा है आज के ज़माने में जो नकली सप्लाई है। भाई ये बताइए, आपको दूध भले कम पैदा हो लेकिन कई कुंटल खोया चाहिए, कई कुंटल आपको पनीर चाहिए, हजारों लाखों शादियाँ होती हैं देश भर में, सब खपता है कि नहीं खपता? कहाँ से आता है आखिर में? तो ये पर्सनल मानिए चाहे जो मानिए, लेकिन कहते ना कि वो मिले भंडारे में हाथ में बाल्टी पकड़े हुए, अब बताइए उनसे दिल मांगते कि दाल? तो भंडारा बट रही थी, क्या मांगते उनसे? तो आपके हिसाब से शादियों में नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहाँ पनीर और सब्जी ये सब बहुत मिलावटी होता है? देखिए, हम अपने मेहमानों को स्वागत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हाइजीन को कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है। बहुत कम लोग हैं, ना कानून सख्त है कि जिससे लोग डरें कि उनको आजीवन कारावास हो जाएगा, फांसी हो जाएगी। आप विदेशों में जाते हैं, फारूक भाई अभी गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे थे, अगर पैकेज फूड को छोड़ दीजिए तो हमारे यहाँ एक्सपायरी डेट भी नहीं पता लग पाती, लेकिन विदेशों में स्ट्रीट फूड यानी कि आप गली में भी कोई चीज़ खाएंगे तो उसकी शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट पर सज़ा बहुत सख्त है। तो ये चीज़ को तो हर आदमी समझता है, उसको जानना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा देवी देवता हैं, 33 करोड़ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, मस्जिद है, सबसे ज़्यादा धर्म स्थान हैं हिंदू मुसलमान दोनों के, लेकिन भूखमरी, गरीबी, बीमारी, अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार, मिलावट, इसमें कोनो कमी नहीं आई, जबकि हर आदमी अल्लाह, भगवान, ईश्वर से डरता है। तो पूजा कह के घर से निकलता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन मिलावट देने में, लोगों को जहर परोसने में कोई कमी, चाहे दुकानदार हो चाहे जो हो, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ईश्वर की चक्की जो है वो बहुत बारीक पीसती है, हर कर्म का दंड इसी जीवन में मिलेगा। गरीब देश है, लोग कम हैं, इसका मतलब नहीं आप लोगों को जहर खिला देंगे। बहरहाल सुनिएगा, दुनिया में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसमें मिलावट नहीं पाई गई, बाकी हर रिश्ते में, हर खाद्य पदार्थ में माँ का जो प्यार है अपने बच्चों के लिए, उसमें आज तक कोई मिलावट नहीं पाई गई। बाकी दुनिया में हर चीज़ में मिलावट आ चुकी है, हिंदुस्तान में खास तौर से। सुनिएगा कि दुनिया की हर चीज़ में मिलावट नज़र आती है, दूध में, दही में, घी में मिलावट नज़र आती है, और भूल जाओ खाने और पीने की चीज़ों को दोस्तों, अब तो रिश्तों नातों में भी मिलावट नज़र आती है। और अब न मिलती है ढूंढे से वो महकती हवाएं, अब तो उसके कड़कड़ में मिलावट नज़र आती है। और यारों, अब जीने की बात क्या, मरना भी है मुश्किल, क्योंकि अब तो जहर में भी मिलावट नज़र आती है। थैंक यू वीरेन जी, बहुत शुक्रिया। ये प्रदीप अभी लिखकर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपसे पूछें वो चूहा वाला फाइनली क्या करना है, कौन सी दवा ऐसे लें, इनको बड़ी समस्या है। अरे गांव की बाजार में लाउड स्पीकर लगा के बेचे थे प्रदीप सिंह से, पूछ लीजिए, तमाम गांव बाजार में चूहा मार दवाएं इस्तेमाल किए, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। वही आप वाली प्रॉब्लम ये भी फेस कर रहे हैं। अब इनको एक साथ 3 पुड़िया देनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने
विचार हम सबके साथ साझा करने के लिए। बहन भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वाजपेयी जी, विपक्ष को ऐसा लगता है कि आपके इस आदेश के चलते जातिगत भेदभाव का सामना स्ट्रीट फूड वेंडर्स या दुकान के बाकी कर्मचारियों को करना पड़ सकता है? आपके पास इसको रोकने के लिए कोई तरीके हैं या फिर आपकी मंशा ही यही है? देखिए ब्रजेश जी, मनसा पे सवाल उठाना विपक्ष का काम है, वो अपना करता रहेगा। सरकार कानून बनाती है, अभी हमने आईपीसी सीआरपीसी में तमाम बदलाव किए, उसको भी इसी नज़रिए से लोग देखते हैं कि कानून में बदलाव नहीं होना। मुझे लगता है कानून हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सख्त होना चाहिए। तमाम लोगों ने तमाम उदाहरण दिए और हर कोई ये मानता है कि हर कुछ हम भी खाते हैं, भले ही हम भाजपा के प्रवक्ता हों, सपा के प्रवक्ता हों, कांग्रेस के प्रवक्ता हों। मिलावट दूर होनी चाहिए। जहाँ तक नाम वाली बात है, नाम से किसी की जाति का पता नहीं लगता। हमें लगता है हर फील्ड में लोग नेम प्लेट लगाते हैं, नाम जानते हैं। कई बार हम लोग पार्टी ऑफिस में बैठते हैं और कई लोग नहीं जान पाते। हमारे एक प्रवक्ताओं के बारे में लिखा गया, भारतीय जनता पार्टी में इतने ब्राह्मण प्रवक्ता हैं, एक बड़े अखबार में, तो हमने उनसे कहा आप सही तरह नहीं जान रहे, संजय चौधरी भी ब्राह्मण है, चौधरी लिखे होने से आप भ्रम की स्थिति में हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टाइटल्स हर जातियां लगाती हैं, उससे किसी जाति के बारे में पता नहीं लगता। तो ये देखिए, जाति पात और धर्म की बात नहीं है। खाने पीने में लोग, जिसको कबाब खाना है वो कबाब खाने जाता है, उसे पता है ये कबाब किसके हैं। और जिसे वाजपेयी की पूड़ी खानी है उसे पता है कि ये वाजपेयी की पूड़ी है। इसलिए इस बात को मैं बिल्कुल नकारता हूं कि धर्म और जाति के हिसाब से खाने पीने की चीजों में भेदभाव होगा। हाँ, राजनीति में जरूर एक माहौल बनने की बात हो सकती है, उतना बनाने के लिए विपक्ष राजी है। बाकी कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, और इसमें जो लोग भी फंसे या जिनको पकड़ा जाए उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कानून ऐसा प्रावधान करेगा, अधिकारी ऐसा काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ जिस चीज को कड़ाई से करना चाहते हैं उसमें वो सफल होते हैं, और इस कानून में भी वो सफल होंगे, और धीरे धीरे तमाम चीजें सामने आएंगी जिसको लोग स्वीकार भी करेंगे। ऑल राइट, सुनील साजन जी, आपको क्या एतराज है अगर सरकार हाइजीन को और फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए एक कठोर पहल कर रही है? एतराज तो नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर सच में वो खाने पीने की शुद्धता पे ही ध्यान दे रहे हैं तो कोई एतराज नहीं। हमने तो कहा कि इससे भी बड़ा सख्त कानून बनना चाहिए। अगर विदेशों में सख्त कानून है कि खाने पीने में अगर आप मिलावट करेंगे तो आपको फांसी हो जाएगी। अगर फांसी ना हो लेकिन देशद्रोह का तो मुकदमा लगे, इससे बड़ा पाप क्या होगा कि आप किसी को गलत चीज खिला रहे हो, आप गलत चीज पिला रहे हो, उसके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन अभी हीरो वाजपेयी जी ने अपनी बात खत्म करते करते कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अरे महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो शपथ लेते ही कहा था कि 15 दिन में गड्ढा आयुक्त मुक्त सरकार हो जाएगी। अभी आज मैं फिर पढ़ रहा था ब्रजेश जी, फिर कहा कि 10 अक्टूबर तक सारे गड्ढे पट जाएंगे। बोलने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी केवल बोल सकती है। एक बात ये बोलते हैं ब्रजेश जी, ये अमृत काल है। हम इनकी इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ अधिकारियों का अमृत काल है, आम आदमी का नहीं, जनता का नहीं, अमृत काल पिछले कार्यकाल में बोल रहे थे, अभी नए वाले में अमृत काल शायद बोला गया है। नहीं, हर जगह बोलते अमृत काल है, हर जगह बोल रहे हैं अमृत काल है। अच्छा, बोल रहे। अच्छा, दूसरी बात, हमें जो आशंका है, हम तो आपके कार्यक्रम में कम से कम अपनी आशंका व्यक्त कर सकते हैं। एक तो ये जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करेंगे, और दूसरा इनके अधिकारी और इनके पुलिस वाले गरीब दुकानदारों को वसूली के चक्कर में परेशान करेंगे, शुद्धता तो नहीं देखेंगे। अभी बीरेन जी जो कह रहे थे कि माल खाओ और माल खपाओ, तो माल इनके अधिकारियों को दे दीजिए और कुछ भी खिला दीजिए। लेकिन ये मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि सरकार अगर अच्छे मन से आए तो हम सब लोग इस बात पे सहमत हैं कि हमारे देश में भी खाने पीने की चीजों में शुद्धता हो। इस पर अच्छी चीज है तो इस पर हम लोग तो साथ खड़े हो जाएंगे। ऑलराइट, प्रदीप जी, आप मुझे बताइए, सरकार अगर हाइजीन कल्चर को प्रमोट कर रही है, आप ही के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखने के लिए कर रही है, कोई तो एक लिमिट होगी कि सरकार उस पर टफ एक्ट करेगी। आप क्यों उनकी, अगर वो करें तो इनको पकड़ो कि देखो आपने वाल्मीकि के साथ गड़बड़ी हुई, आप इसका ध्यान रखिए। अभी आप एडवांस में उन पर डाउट क्यों कर रहे हो?
नहीं, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, इस देश में वो कानून व्यवस्था है जिस पे अगर सरकार अमल करेगी तो इस तरह की जो कालाबाजारी करने वाले लोग हों वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन स्थिति स्पष्ट है। आप ये बताइए कि आज जिस तरीके से आप देसी घी, अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे 800 रुपये किलो, क्या 800 रुपये किलो देसी घी आपको शुद्ध मिल सकता है? 1 किलो में 30 ग्राम देसी घी निकलता है। अब जोड़ लीजिए, क्या 800 रुपये में 1 किलो देसी घी मिलेगा? क्या सरकार नहीं जानती क्या? और इस तरह के देसी घी आपको बाजारों में मिल रहे हैं, इस पर क्या सरकार की नजर नहीं है क्या? आप नेम प्लेट लगाने की बात करते हो, जो लोग मोहल्लों में रहते हैं, जो उनके दूध नेम प्लेट 10 इंस्ट्रक्शन में एक है। नहीं, उसकी भी बात है और भी इंस्ट्रक्शन दिए जिसकी आप चर्चा नहीं करते हो। जो दूधिया जो आपके घर आता है, जिसका नाम आप जानते हैं, क्या वो पूरी ईमानदारी से 60 रुपए किलो में आपको ईमानदारी से दूध दे रहा? क्या उस पर चेकिंग नहीं होनी चाहिए क्या? तो निश्चित आपको सिर्फ गरीब दूधिया ही मिला और कोई नहीं मिला। हम बात बुरी यहाँ देख रहे हो, चर्बी बेच के पराठा खिला रहे हैं, वो ना बोलोगे। निश्चित तौर पर गरीब दूधिया की जान के पीछे पड़ गए। बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी और आपको मैं जानता हूँ, आप पैकेट का दूध लेते हो, आप तो दूधियों से दूध भी नहीं लेते हो और गाली दे रहे हो उनको। नहीं, गाली नहीं दे रहे ब्रजेश जी, बिल्कुल गाली नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा मिलावटखोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना नहीं है। सरकार की मंशा साफ और स्पष्ट है कि आप भाई जाति के आधार पर रुक तो जाओ भाई, नियम लागू हो देख तो लो पहले। ये एडवांस में क्यों शोर कर रहे हो कि नहीं, ये वाल्मीकि का नहीं करेंगे, पिछड़ी जाति का नहीं करेंगे? लागू है। आप जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाकायदा यूपीए सरकार में वो नियम लागू है कि 2x4 के पैम्पलेट में आपका नाम लिखा होगा और प्रोप्राइटर का नाम लिखा होगा, उसका मोबाइल नंबर लिखा होगा। ये यूपीए 1 के कार्यकाल से लागू है। आप क्यों बड़े बोर्ड लगा कर ये बताना है? ये तो फिर तो आप ही कराए बोर्ड नहीं, वो इसलिए। और आज भी जब आप अपने कारनामे और प्रदीप और हीरो वाजपेयी पे चिपकाओगे, लाइसेंसिंग व्यवस्था में जब आप जाते हो तो पूरे स्टाफ का नाम लिखकर आप जाते हो। ये सारी व्यवस्थाएं लागू हैं, लेकिन आपकी मंशा साफ और स्पष्ट है कि आप किसी भी तरीके से जाति और समाज में विघटनकारी स्थिति पैदा हो, इसलिए इस तरह की आप परिस्थितियां पैदा कर रहे हो। आज भी हम कह रहे हैं कि इन रेस्टोरेंटों में ईमानदारी से जिस तरीके से एक शुक्रिया। मैं डॉक्टर फर्रुख खान को आमंत्रित करता हूं। क्या जीएसटी और खाद्य औषधि प्रशासन से संबंधित जो कानून है वो क्या इस बात के लिए बाध्य करते हैं किसी भी होटल रेस्टोरेंट खाद्य पदार्थ के दुकानों में या रेस्टोरेंट में, होटल ढाबों में, कि वो अपना नाम डिस्प्ले करें, कर्मचारियों का और मैनेजर का नाम डिस्प्ले करें? प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। ऑफ कोर्स जिसके नाम से जीएसटी के इंटरनल रिकॉर्ड्स में तो है कि इससे पार्टनर कौन है, प्रोप्राइटर कौन है, पर वो पब्लिक के लिए डिस्प्ले करना कहीं लाजमी नहीं होता। मान लीजिए मेरा नाम फर्रुख खान है पर मेरी कंपनी जो है उसका नाम एबीसी है, तो एबीसी के नाम से आएगा। तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये उत्तर प्रदेश में जो आया है नोटिफिकेशन 2020 में ऑलरेडी दिल्ली में है। मैं आपको जानकारी दे दूं उसकी। अच्छा, दिल्ली में लागू है ये? 2020 से ऑलरेडी दिल्ली में है और बहुत सारे स्टेट्स में। मैं अभी देख रहा था ऑलरेडी। प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है। आप जहां हाथ बढ़ाएंगे एक हाथ पे एक कानून मिलेगा। प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की है। दिक्कत यह है कि हमें, जैसा अभी नवेद भाई कह रहे थे कि होना चाहिए और क्या है, इस पे फर्क है ना। जो है उससे आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, वरना शुतुरमुर्ग कहे जाएंगे। बात यह है कि बिल्कुल कानून, मैंने कहा मोस्ट वेलकम स्टेप है। हाइजीन को प्रायोरिटाइज करना, सैनिटेशन को प्रायोरिटाइज करना इस देश की असल जरूरत है। लेकिन क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए सरकार के उन महकमों पे जिनके नाक के नीचे एडल्ट्रेशन चल रहा है? आप छोटे शहरों को छोड़ दीजिए, आप लखनऊ को लीजिए। लखनऊ में रेड़ी पटरी या छोटे दुकान या ढाबे रेस्टोरेंट कितनी बार इंस्पेक्ट होते हैं? नॉर्मली आजकल पुलिस कहीं ट्रैफिक मैनेज करती है तो उसका ट्विटर पे फोटो डालती है। हमने तो नहीं देखा कि कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने डाला और ट्विटर पे कि हमने आज ये रेस्टोरेंट चेक किए। कितने होते हैं? क्यों? जैसा कि वीरेंद्र भाई कह रहे थे, सैंपल लिए जाने की खबर जरूर आती है, बाद में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चलता। सिर्फ सैंपल, भाई आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का वहीं पकड़ लेंगे हैंड टू हैंड। आपके पास ऐसी इक्विपमेंट्स लाइए, चेक कीजिए और रैंडम पकड़िए, देखिए किससे मिलावट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कानून आप
आप ब्रजेश भाई समझिए, निर्भया केस के बाद बेहतरीन कानून अमेंडमेंट्स हुए, सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ। क्या निर्भया केस के बाद रेप बंद हो गए, गैंगरेप बंद हो गए? कानून से कुछ नहीं होता। मैं लॉयर हूं, मैं बता रहा हूं आपको, कानून कितने बना लीजिए आप, इंप्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट, आपको अपनी सुविधाओं को, अपने आधारभूत संरचना को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, ताकि जो कानून इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कानून को इंप्लीमेंट करके दिखाएं। वो कर ही नहीं सकते। क्यों? एक तो विल पावर नहीं है, और विल पावर है तो करप्शन है। दो का इलाज जब तक आप नहीं करेंगे कोई कानून काम नहीं करेगा। आप ये लिख के रखिए। और लोग बेवजह दूधियों को कोसते हैं। नहीं, कोसना तो किसी को नहीं चाहिए। खैर नहीं, कोस नहीं है। 1 लीटर मिला लिया तो तकलीफ हो गई। नहीं भैया जी, यहाँ चर्बी खिलाए दे रहे हैं, उस पर तकलीफ नहीं है। गठबंधन है इनका। हैं? मिठाई में काकरोच खिलाए दे रहा है, उस पर तकलीफ नहीं। 10 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया तो भाई को तकलीफ हो गई। साजन जी नाराज हो गए। हैं? कम से कम ब्रजेश भाई, दूध में पानी मिला दिया तो किसी की सेहत को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो अरे उस पे भी शिकायत है, मैं क्या तो करूं, वही तो समझा रहा हूं इनको, इतना तो बर्दाश्त कर लो। वीरेंद्र भाई ने जो बोला कि चूहे की दवा में मिलावट हो गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो तो बहुत ही गंभीर बात थी। और मैं तो खुद उसका भुक्तभोगी हूं, तो मैं तो अपनी जिज्ञासा के लिए इन लोगों से पूछवा रहा था कि भाई पूछो। और सब भुक्तभोगी हैं उसके, कहीं नहीं पकड़े जा रहे चूहे। आजकल तो वो लगाओ मैट ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अरे मैट लगाओ ना, रैबिट पकड़ने, वो चूहे पकड़ने वाली, वही कारगर है। बस रुकते हैं। आप से हो जाता है। हमारी तो मैट लेके भाग गए थे। और लेटा, आप मुझे बताओ इसका क्या समाधान है? मेरे ख्याल से इसको सपोर्ट होना चाहिए कि फूड अडल्ट्रेशन रुके और हाइजीन कल्चर बढ़े। और अगर कोई गड़बड़ सरकार के एंड से होती है, कोई भेदभाव होता है, तो हम लोग आवाज उठाएंगे। ब्रजेश भाई, इस बात को समझना होगा कि इस तरह का आदेश, इस तरह का निर्देश बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए। इसको जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे विपक्ष हो, चाहे हम हो, आप हो, मीडिया हो, सबको स्वागत करना चाहिए साथ। लेकिन ये हो नहीं पाएगा, ये क्रियान्वित नहीं हो पाएगा, जमीन पे नहीं उतर पाएगा। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं, 80% लोग लोकल प्रोडक्ट पे निर्भर हैं। हम लोग महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं और परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। हमारी आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। हम लोकल प्रोडक्ट पर निर्भर हैं। जो लोकल प्रोडक्ट हैं खाने पीने के, वो गलियों गलियों में बन रहे हैं, गलियों गलियों में बिक रहे हैं। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार भी लग जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। एक बात बताओ, ये जोमेटो और स्विगी वाले, हाँ, अब तो लोग घरों से किचन खोल लिए हैं, हाँ, और जोमेटो पे सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, उन्हें कैसे पकड़ोगे? कोई नहीं। अरे भैया, इनके पास मैन पावर नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जितने विभाग हैं सब लग जाएंगे, सब काम छोड़ दें, सब लग जाएं, लेकिन नहीं हो पाएगा। ये हमारी नावेद भाई, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। एक शुरुआत होना चाहिए। हमें आपको जागरूक होना होगा। हम जो, प्रदीप भाई ने कहा, हम जो दूध लेते हैं, तो दूध देने वाला हमें कहां से दूध ला के देता है? उसकी भैंस, उसकी गाय, कहीं उसको इंजेक्शन कोई ऐसा तो नहीं लगाता। आपने कितना बड़ा खुलासा किया चर्बी वाला। जी, भाई को उसकी चिंता नहीं है। भाई 5 रुपए का कबाब बेचते हैं तो 5 रुपए का कबाब में पानी मिला दिया। अरे भाई, मरे हुए जानवर की चर्बी आज बिक रही है बाजार में। मैं ना उसकी चिंता जताई, हाँ, दूध में मिला दिया। अरे भैया, मैं आपको बता रहा हूं, ये वीरेंद्र की चिंता क्या है? चूहे नहीं पकड़े जा रहे हैं। अलग समस्या, आज ये एक विपदा है, मतलब सामाजिक विपदा है। एक बात बहुत अच्छी कही साजन भाई ने कि इसका फायदा होना चाहिए सादेश का। ऐसा ना हो अधिकारी कर्मचारी छोटे दुकानदारों के ऊपर लाठी चला दें, वसूली बढ़ा लें, हफ्ता वसूली बढ़ जाए कि साहब ऐसा है कि इतना निर्देश आया है। ये ना हो, इसका कोई फायदा हो और हम आप जागरूक हों और हम जो खा पी रहे हैं उसको समझे, इस बात को कि इसमें कितनी मिलावट हो सकती है, इतने तो हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और प्रदीप जी, आपका भी धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी आपका, सुनील साजन जी, डॉक्टर फर्रुख खान, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सब ने आज अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, उसके लिए धन्यवाद। बहन भाइयों, आपका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।